हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबके के बीच 18 सितंबर 2016 को जो सीटेट का पेपर 1 का एग्ज़ाम हुआ था, उसी का जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र मतलब सीडीपी, उसी का हम क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे जूम करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी के मतलब गिफ्टेड चाइल्ड के मतलब जिनका आईक्यू 140 होता है, उनकी क्या एक मतलब विशेषता है। देखिए, पहला ऑप्शन है, यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वो कम प्रेरित महसूस करता है और ऊब जाता है। देखिए, यहाँ कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई क्लास में चीज़ पढ़ाया जा रहा है और उसके अनुरूप नहीं है, मतलब प्रतिभावान विद्यार्थी के अनुरूप नहीं है, तो क्या करेगा कि वो कम मतलब वह कम प्रेरित अनुभव करेगा और ऊब जाएगा। तो ये ऑप्शन 1 नंबर हो गया। 2 नंबर क्या है, वह बहुत ही तुक कमीजाज होता है, मतलब ये तो ऑप्शन होगा नहीं। बहुत तुकनिजान का मतलब थोड़ा बदमाश टाइप का हो गया, तो ये आपका ऑप्शन ए वाला कट गया। ए वाला आपका ऑप्शन 2 नंबर नहीं होगा। देखिए, तीसरा ऑप्शन है, वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलाना इत्यादि। देखिए, ये भी गलत बात है, ये भी नहीं करता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, वह आक्रामक एवं कुंठित हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है टीचर पर, और ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ये वाला सही हो गया। मतलब जब कक्षा मतलब क्या होगा, जब कक्षा में क्या होगा कि उसके अनुरूप पढ़ाई नहीं होगा तो क्या होगा, थोड़ा कम प्रेरित महसूस करेगा और थोड़ा ऊब जाएगा। देखिए, दूसरा है आपका क्वेश्चन कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। मतलब प्रभावी अधिगम को मतलब बच्चा को कैसे मतलब अच्छा से सिखा सकती है, मतलब एक प्राथमिक कक्षा में मतलब प्राइमरी क्लास में एक शिक्षिका। पहला है ड्रिल एवं अभ्यास द्वारा। ड्रिल का मतलब होता है जो मतलब बच्चा सबको रटवा के नहीं पढ़ाया जाता है, जैसे ए फॉर एप्पल बोला जाता है रटवा के, तो उसी को ड्रिल बोला जाता है। अभ्यास के मतलब कोई चीज़ को बार बार पढ़वाना, मतलब ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। तो देखिए, जहाँ तक आपको अभ्यास और ड्रिल टाइप का जहाँ भी आपको मिलेगा समझिएगा, वो ऑप्शन आपको नहीं होगा। मतलब NCF जो 2005 है, वो अब मतलब रतंत्र विद्या को नहीं मानती है, मतलब अभ्यास और ड्रिल को नहीं मानती है। दूसरा है कि अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। देखिए, ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आगे हम पढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित कर। देखिए, सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, क्योंकि देखिए, आप कोई भी चीज़ पढ़ाइएगा, मान लीजिए कोई बच्चा को आप ट्रेंगल के बारे में बता रहे हैं, मतलब त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं, तो उसके जो जीवन के वास्तविक जीवन से जोड़ के, मतलब उसके जीवन से, जैसे आप उसको जीवन से जोड़ के आप समोसा का एग्जाम्पल दे के आप बता सकते हैं, तो ये क्या हुआ, उसके जीवन से जोड़ के आप पढ़ाइएगा तो वो चीज़ जल्दी वो समझ सकता है। तो ये आपका ये क्या हो गया कि आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, 4 नंबर ऑप्शन क्या है कि अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धि के लिए पुरस्कार देना। जैसे होता है ना कि बच्चा कोई टेस्ट लिए और उसको कोई चॉकलेट या कोई चीज़ दे दिए, तो देखिए याद रखिएगा कि NCF 2005 में भी क्या है, जहाँ पुरस्कार रहेगा वो ऑप्शन आपका नहीं होगा, इसीलिए ये भी गलत हो गया। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए, 2 नंबर ऑप्शन क्या है कि अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देखे। देखिए, ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन जो 3 नंबर ऑप्शन है उससे अच्छा नहीं है, तो इसीलिए आपका 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर आया क्वेश्चन है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। मतलब कथन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कौन सही है। देखिए, पहला यहाँ पे कथन है, किसे बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता। निष्क्रिय मतलब नहीं सीखने वाले होते हैं। तो देखिए, जहाँ निष्क्रिय प्राप्त करता हो समझिए कोई ऑप्शन, निष्क्रिय जहाँ भी लिखा हो समझ जाइए कि वो गलत है। दूसरा है कि बच्चा समस्या समाधान करता होता है। देखिए, कोई समस्या का समाधान करते हैं तो एकदम ऑप्शन सही है। दूसरा है कि बच्चे वैज्ञानिक शोध करता होता है, वैज्ञानिक टाइप का होते हैं, जो को नन्हे वैज्ञानिक बोले थे, जीन पियाजे, तो आपका ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है, D नंबर है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, मतलब पर्यावरण में खोज करते हैं भी जीन प्याजे बोले हुए हैं, तो आपका ये भी सही हो जाएगा। तो ये क्या हो गया कि आपका ऑप्शन B C D हो गया था। देखिए, B C D किस में है, तो A नंबर में है, यानी आपका B C D आपका मतलब 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक मतलब कंसेप्ट विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि सबसे प्रभावी है, मतलब सबसे इफेक्टिव कौन विधि है, मतलब कॉन्सेप्चुअल कोई चीज़ मतलब प्रोत्साहन देने के लिए। देखिए, पहला ऑप्शन आपका है कि यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचारों में बताना। देखिए, कोई चीज़ को गलत को आप सही नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन पहला ही आपका ये क्या हो गया कि ये आपका
1 नंबर ऑप्शन गलती हो गया, तो ये वाला आपका गलत हो गया। दूसरा है कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उसे तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आप दे दीजिए, बोलिए कि बच्चा को इस पर सोचने के लिए, तो ये आपका ऑप्शन लग रहा है कि सही। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, मान लीजिए ये सही हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रदायात्मक परिवर्तन न हो तब तक से, देखिए दंड जहाँ मिलेगा समझिए वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दंड का तो मतलब NCF 2005 बोलते हैं दंड देना ही नहीं है विद्यार्थी को, चाहे उसके लिए मतलब टीचर ही मतलब कुछ टीचर को कुछ कर भी दे तो दंड मतलब नहीं देना है। चौथा ऑप्शन है पुराने संप्रदायों में से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्यय में अपने आप को नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। देखिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, मतलब आपका सबसे अच्छा ऑप्शन क्या गया कि ये 2 नंबर ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना, मतलब बहुत से उदाहरण, कोई उदाहरण आप दे दीजिए और उसको आप बोलिए कि समझने के लिए, मतलब अपने तर्क शक्ति प्रयोग करके, तब उस पर कॉन्सेप्ट का निर्माण होगा। मान लीजिए कि आप कुत्ता के बारे में कुछ बता दीजिए, कुत्ता ये सब होता है, तो उसके कुत्ता के प्रति उसमें कॉन्सेप्ट उत्पन्न हो जाएगा, अपने कुत्ता के बारे में उसमें दिमाग में आने लगेगा कि कुत्ता कैसा होता है, ये चीज़ कॉन्सेप्ट बनने लगता है। तो वही चीज़ है कि विद्यार्थी में संप्रदायात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए क्या है कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देंगे कुत्ता के बारे में, फिर उसका वह अपने तर्क शक्ति के उपयोग करके उसे प्रोत्साहित करेगा। 5वां नंबर है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। किस वातावरण में सबसे ज़्यादा सीखेंगे? देखिए पहला ऑप्शन है कि जहाँ शिक्षा था एकाधिकार, मतलब शिक्षक केंद्रीय शिक्षा की बात करा इसीलिए गलत है, बाल केंद्रीय शिक्षा चल रहा है, तो पहला एकदम गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलता पर ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। देखिए पढ़ने लिखने की बात नहीं है, आप तो ये भी ऑप्शन 2 नंबर ठीक हो सकता है, लेकिन 3 नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है विद्यार्थी से निष्क्रिय करने, बोले हैं निष्क्रिय जहाँ होगा ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी आपका ऑप्शन कट गया। चौथा है जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकता की पूर्ति हो, मतलब जो उनकी संवेगात्मक आवश्यकता की विद्यार्थी की पूर्ति हो और वे अनुभव करें कि वह महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये वाला आपका हो जाएगा। देखिए कोई भी प्राथमिक विद्यालय में क्या होता है कि बच्चा को अनुभव कराया जाता है कि आप ही सब कुछ है, इसीलिए बाल केंद्रित शिक्षा दिया गया। तो आप यहाँ पे जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकता की, मतलब जो इमोशनल जो उनकी नीड है उनकी क्या हो सके, उनकी पूर्ति हो सके, जो उसका इमोशनल नीड है, और क्या है कि वे अनुभव करें कि वे महत्वपूर्ण है। आपका सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपका 4 नंबर ऑप्शन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए पढ़ना लिखना और गणित छोटा बच्चा को नहीं सिखाया जाता है, ठीक है, तो आपका ये आपका 2 नंबर ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। 5 नंबर है कि 6 नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता देखता है, मैंने कौवा को उड़ते हुए देखता है और कहता है एक पक्षी, इससे बच्चे के विचार के बारे में आप क्या पता चलता है? देखिए इसका ऑप्शन है कि बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती है, मतलब एक बच्चा है और एक कौवा उड़ रहा है तो उसको देख के बोलता है एक पक्षी, तो इससे आप क्या मतलब क्या विचार मतलब इससे निकलता है उस बच्चा के? पहला ऑप्शन दिया है कि बच्चे की स्मृति पहले से भंडारित है। देखिए आप जानते होंगे जो मेमोरी होता है बच्चा का, जो स्मृति होता है पहले से ही जन्म से ही भंडारित मतलब भंडारित रहता है, जैसे मेमोरी उसको बोलते हैं, तो वो भंडारित रहता है। आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। 2 नंबर ऑप्शन है कि बच्चों में पक्षी का प्रयत्न विकसित हो गया है, प्रत्यय विकसित हो गया है, मतलब जो पक्षी का बच्चे में प्रत्यय है वो विकसित हो गया था, ये भी ऑप्शन, तब ना पक्षी बोल रहा है। तीसरा है बच्चों ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा या कुछ उपकरणों का विकास कर लिया। देखिए मतलब अब पक्षी बोल रहा है तो उसमें भाषा का विकास हो गया, तो वही चीज़ बोल रहा है कि बच्चों ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा या कुछ उपकरण, जब पक्षी बोल दिया तो उसमें भाषा का विकास हो गया, मतलब अपने अनुभव बताने के लिए पक्षी बोल रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ABC आपका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि तीनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 7 नंबर, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उसे भीतरी प्रेरणा मतलब इंटरनल मोटिवेशन मिले, मतलब इंटरनल मोटिवेशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव मोटिवेशन भी बोलते हैं, भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। देखिए पहला है तुम उसके जैसा क्यों नहीं कर सकते हो, देखो उसने इस एकदम ठीक कर दिया है। दूसरा है पहला ऑप्शन है कि तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते हो, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। दूसरा ऑप्शन है काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी दे। टॉफ़ी हम जहाँ बोले पुरस्कार जहाँ होगा वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मान लीजिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, आपका ये 2 नंबर ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है आप लोग की तीसरा ऑप्शन है
पहला ऑप्शन है कि तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते हो, देखो उसने से, देखिए ये तो हो गया थोड़ा मतलब कॉम्पिटिटिव वाला भावना, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है काम जल्दी पूरा करो तुझे एक टॉफ़ी देंगे, तो देखिए हम बोल रहे हैं जहाँ भी पुरस्कार की बात होगा वो ऑप्शन पहले ही कर देगा, टॉफ़ी चॉकलेट इसका बात होगा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा है, चौथा पढ़ते हैं, चलो इसे करने में चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, ये भी नहीं होगा। देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, मतलब उसको मोटिवेट कर सकता है, तुम करने की कोशिश करो तुम सीख जाएगा, मतलब उसको मतलब सीख सकता है। मैं सीखना विद्यार्थी की ऑनरी प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त करना प्रेरित कार्य करने की व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। मतलब देखिए बोल रहा है कि तुम उससे कोशिश कर लेंगे तो ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है तुम मतलब एक शिक्षक है, शिक्षिका है, वो अपने विद्यार्थियों को इंटरनल मोटिवेशन कैसे दे सकता है, उसको क्या कहेगा कि इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कौन सा प्रोत्साहित कर दे, कि ये भी मोटिवेशनल से क्वेश्चन है, मतलब इंटरनल मोटिवेशन से है। पहला है प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, दूसरा है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसे पाने में उसे मदद करके, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर। देखिए टॉफ़ी उपी हम बोले हैं जहाँ भी रहे टॉफ़ी वाला ऑप्शन पहले ही कट जाएगा, जहाँ टॉफ़ी रहे समझिए कि वो ऑप्शन नहीं होगा। जहाँ टॉफ़ी का रहे तो आपका ये वाला ऑप्शन कट गया। दूसरा है उसे चिंता और, देखिए चिंता और डर ये भी जहाँ रहेगा वो भी कट जाएगा। देखिए अब 2 ऑप्शन बचा। देखिए प्रतियोगिता परीक्षण के आधार पर उसे इंटरनल आप मोटिवेट नहीं कर सकते, मोटिवेट करने का मतलब उसको कोई ऐसा बात बताइए जिससे वो क्या हो मोटिवेट हो, तो ये भी आपका ऑप्शन है। देखिए दूसरा ऑप्शन को समझिए, लिखा हुआ है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करें। मान लीजिए कि उसको बोलिए कि आप आईएएस बनना चाहते हो, इसके लिए आपको पढ़ना होगा, इतना करना होगा, तो ये क्या होगा व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसे निपुणता पाने की मदद करते हैं, आपका इंटरनल मोटिवेशन है। आपका ये वाला ऑप्शन हो गया कि मतलब उसे व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि तुमको आईएएस बनना है, तुमको पीसीएस, मतलब जो भी है, मतलब ये चीज़ सब व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके। अब देखते हैं 9 नंबर, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना, ये भी मोटिवेशन से क्वेश्चन है। देखिए पहला ऑप्शन है रट कर याद करने दे, जहाँ रट कर याद होगा वो समझिए खत्म, वो नहीं होगा। दंडात्मक उपाय ये भी नहीं होगा, जहाँ दंड उंड का बात होगा। तीसरा है कि ऐसे काम करने जिससे परीक्षा का अंत में अच्छे, देखिए अंक वाला जहाँ नंबर ज़्यादा होगा ये भी नहीं होगा। आपका मच के लास्ट ऑप्शन यही सही हो जाएगा। क्या है लास्ट ऑप्शन है कि सीखने के लिए उसे जिज्ञासु बनाए और सीखने के लिए ही सिखाना पसंद करे, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। देखिए जिज्ञासु बनाइएगा। देखिए बाल विकास का जो क्वेश्चन होता है वो ऑप्शन से ज़्यादा बनता है, ऑप्शन में 2 आप छांट लीजिएगा, 3 छांट लीजिएगा, अपने चौथा निकल जाएगा। फिर है क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की है, मतलब इफेक्टिव स्कूल की है। पहला है शारीरिक दंड, हम बोले दंड वाला बात जहाँ होगा वो नहीं होगा। दूसरा है प्रतियोगितात्मक कक्षा, देखिए प्रभावी विद्यालय है तो वहाँ पर प्रतियोगितात्मक कक्षा तो होगा, लेकिन ये आपका मतलब क्या है कि प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है, मतलब प्रथा मतलब उसका रेगुलर मतलब चलता है, तो ये हो गया प्रतियोगितात्मक कक्षा भी नहीं होगा। तीसरा है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, ये भी निरंतर कोई मूल्यांकन नहीं करता है। और दूसरा बच गया व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को मतलब उसके अनुरूप ही मतलब क्या करना अधिगम करना, मतलब कोई कमजोर विद्यार्थी है जिसका आईक्यू कम है तो उसके अनुरूप ही मतलब उसको सिखाना, जिसका ज़्यादा है उसे, तो ये क्या होगा कि व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, ये आपका ऑप्शन है। देखिए प्रतियोगितात्मक अच्छा नहीं होगा कि हर समय प्रतियोगितात्मक अच्छा आप उत्पन्न नहीं कर सकते, ये आपका प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा नहीं है। अब देखते हैं विकास का भिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। देखिए अब यहाँ आप क्वेश्चन ही पढ़िएगा उससे निकल जाएगा कि जिससे मतलब वैसे ही मतलब ये विकास या वृद्धि का सिद्धांत है जिसमें क्या होता है सिर से पैर की ओर विकास होता है, तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सिर से पैर की ओर विकास होता है। 2 नंबर देखिए भिन्न से एकीकृत कार्य की, ये ऑप्शन आपका विकास का नहीं सिद्धांत है। जो चौथा नंबर ऑप्शन है वो समान से विशिष्ट कार्य, जो कि मतलब पहले आपका समान अंग का विकास होगा, मतलब कोई मान लीजिए कि पहले आप हाथ उठा रहे हैं, मतलब बच्चा देखते हैं पहले हाथ उठाता है, फिर वो हाथ से कोई दूसरा चीज़ को उठाने लगता है, पहले समान उसका हाथ का विकास होता है तब उसमें गुण आ जाता है, तो वही होता है समान से विशिष्ट कार्य कहते हैं। ये भी क्या है कि आपका अभिवृद्धि या विकास का सिद्धांत है, तो आपका ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय, मतलब
सेंसिटिव टाइम कौन है, निम्नलिखित में कौन है। देखिए बच्चा का जो भाषा सीखने का जो सबसे अधिक होता है वो प्रारंभिक बचपन का समय होता है। प्रारंभ देखिए पहला था ऑप्शन जन्म पूर्व का समय तो होगा नहीं, इसमें बच्चा भाषा सीखेगा नहीं। फिर वह वयस्कावस्था है, तो मतलब अब बुढ़ा मथी जवान होगा तो कोई भाषा उतना सीखता नहीं। मध्य बचपन का, मध्य बचपन का नहीं होगा यहाँ पर, प्रारंभिक जो बचपन का समय होगा ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये भी आपका नहीं होगा। अब 13 नंबर देखते हैं। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब नहीं, जिसे मतलब बोलते हैं कि असाधारण मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कोई बच्चा उसके अथी नहीं है, असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उनके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी है, उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे परीक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमता निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है। दो के परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम। देखिए पहला बात है कि उनके माता पिता क्या है, खिलाड़ी है, तो उनको क्या हुआ कि एक वंशाक्रम एक गुण मिला। तो पहला आप इनमें देखिए कि वंशाक्रम किसमें है, आनुवंशिकता उसे ही बोलते हैं। दूसरा क्या है कि उनको मतलब क्या किया कि प्रशिक्षण दिया, तो क्या हुआ कि एक पर्यावरण हुआ। तो आप बोल सकते हैं कि मतलब जो अंशानुक्रम या जो आनुवंशिकता होता है उससे ज़्यादा महत्व पर्यावरण का रहता है। मान लीजिए कि उसको क्या करते कि जन्म देते लेकिन उसको प्रशिक्षण नहीं देते तो उतना वो अच्छा खिलाड़ी नहीं बन पाती। तो यहाँ पर आपका सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, डी नंबर है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पर्यावरण का महत्व होता है। तो यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ये वाला कि आनुवंशिकता मतलब उसके माता पिता के जीन का भी योगदान है, और कुछ क्या है पर्यावरण मतलब वातावरण में वो रही प्रशिक्षण ली, उसके वातावरण तब उतना वो असाधारण दिखा रही है खेल। देखिए वृद्धि और विकास ये सब तो नहीं, अनुशासन और पौष्टिकता ये सब है नहीं। स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण तो दे ये रहा है। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन सबसे सिटेबल है। दूसरा है निम्नलिखित में कौन सामाजिकरण के गौण वाहक है, मतलब सेकेंडरी एजेंट है। देखिए प्राइमरी एजेंट हम आपको पहले बताए हुए थे कि जो परिवार होता है वो प्राइमरी एजेंट होता है। मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लेगा तो अपने परिवार में नहीं सामाजिकरण का गुण सीखेगा, क्योंकि अब पड़ोसी के यहाँ तो सीखेगा नहीं। तो यहाँ पे आपका बोल रहा है गौण बोल रहा है, तो आप जिसमें परिवार होगा ऑप्शन आप काट दीजिए। देखिए परिवार एगो इसमें है, परिवार इसमें है, तो अब बच गया कौन, विद्यालय और निकटतम परिवार, इसमें भी परिवार है, तो ये 3 ऑप्शन कट गया, बच गया कौन, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो गया। ये तो ऑप्शन अपना से काटने वाला। फिर देखिए अब क्वेश्चन है लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। देखिए जो लेव वाइगोस्की थे वो बोले थे कि बच्चा का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो समाज में होता है, मतलब समाज से जब बातचीत करता है मतलब मिलता है तो उसका क्या होता है संज्ञानात्मक विकास होता है। तो आपका ऑप्शन ए नंबर सही हो गया। दूसरा ऑप्शन है मानसिक मतलब समाज का संयोजन, तो ये आपका ऑप्शन हो गया ए प्याजे बोले हुए। तीसरा ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया अनुकूलन, ये सब तो है नहीं, संतुलन, तो आपका ए नंबर आपका ऑप्शन 15 नंबर सही हो गया। फिर है 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। देखिए क्वेश्चन है कि जो कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास के आपसे क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप बताइएगा कोहलबर्ग ने दिया है। तो यहाँ पर तो इसमें बोला जा रहा है कि यदि आप ईमानदार है तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। मतलब कहा गया है, कथन कहा गया है कि यदि आप ईमानदार हैं ना तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये किस चीज़ को दर्शाता है, तो ये अच्छा लड़का लड़की अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन को बता रहा है। मतलब आप ईमानदार रहेगा तो अच्छा गांव समाज में आपको अच्छा लड़का लड़की कहेगा। तो आपका ऑप्शन बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सही हो गया। 17 नंबर है जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है। देखिए सीखने के लिए क्या आवश्यक है, तो हम पहले बताए हैं कि जो पर्यावरण या वातावरण के साथ जो होता है वो जीन पियाजे बताइए। तो पहला ऑप्शन है कि बेक्सो के व्यवहार का अवलोकन। देखिए जो बांड्रा थे, अल्बर्ट बांड्रा, वो समाजी अथी का सिद्धांत थे, वही बोले थे कि बेक्स का व्यवहार का अवलोकन करता है। तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है ईश्वरीय न्याय पर व्यवस्था, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी आपका कट गया। फिर है शिक्षक और मातापिता द्वारा पुनर्बलन। देखो पुनर्बलन का रेनफोर्स की बात करते हैं स्किनर, तो ये भी कट गया। चौथा आपका ऑप्शन ये हो जाएगा कि शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय छानबीन, मतलब पर्यावरण में वो सीखता है। तो आपका हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार
प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन, मतलब कोई चीज़ आप नवीन जानकारी में संशोधन कर रहे हैं और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। दो प्रक्रिया को जाना जाता है। देखिए मतलब जो वर्तमान आपका योजना है उसके अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में आप संशोधन कर रहे हैं तो आपका क्या कहलाता है, समावेशन। और जो आप पुरानी योजना के संशोधन मतलब जो नवीन जानकारी के आधार पर आप पुरानी योजना में जो संशोधन करते हैं उसे समायोजन कहते हैं। मान लीजिए आप समायोजन तो आप जान में करते हैं कि मान लीजिए आप कोई नई जगह पर गए तो आपका जो पुराना मान लीजिए कि आप कोई चीज़ पहले से कोई चीज़ बोल रहे हैं, मान लीजिए कि हम शहर में रहते हैं तो कोई चीज़ मतलब इंग्लिश वर्ड बोलते हैं, लेकिन हम जब गांव में आएंगे तो वह हिंदी वर्ड बोलना है, मतलब अपने में समायोजन करना होगा। तो वही चीज़ आपका यहाँ समावेशन और समायोजन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो क्या है। पहला ऑप्शन है नियामक है, दूसरा ऑप्शन है समावेशन को हतोत्साहित करता है। देखिए जहाँ पर हतोत्साहित रहेगा वो ऑप्शन आपका होगा नहीं, तो हतोत्साहित भी नहीं होता, निगेटिव वर्ड जहाँ भी रहेगा उसको काट दीजिए। फिर ऑप्शन है 3 नंबर आवृत्ति को बढ़ावा। आवृत्ति मतलब कि बार बार कोई चीज़ को आप रटवाइएगा तो रटवाने वाला बात चल रहा है, तो आपका ये भी ऑप्शन यहाँ कट गया, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा है खोज को प्रोत्साहन देना, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। और ए नंबर भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, नियमों को बढ़ावा देना। तो आपका क्या हो जाएगा, खोज को प्रोत्साहित देगा तो क्या होगा कि उसका अच्छा से हो पाएगा। फिर अब क्वेश्चन है 20 नंबर, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि मतलब जो हार्वर्ड गार्डनर थे वो 8 प्रकार के बुद्धि बताए थे। तो ये बोल रहा है कि सिद्धांत क्या सुझाता है। पहला है बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, एकदम ये चीज़ होगा नहीं, ये चीज़ वो बताए हुए नहीं। दूसरा है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। तीसरा है क्षमता भाग है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, ये भी नहीं होगा, क्षमता के बारे में नहीं बताया। देखिए 2 नंबर हो सकता है, आप 4 नंबर पढ़ते हैं कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीक़ों से पढ़ाना जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हो सके। देखिए सब में सब कोई भी बच्चा को सब चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, तो 8 प्रकार की बुद्धि बताते। मान लीजिए कोई राजनीतिक में नहीं जाना चाहता है, कोई मतलब कला के क्षेत्र में जाना चाहता है, तो सब में नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन ए वाला आपका 4 नंबर नहीं ऑप्शन होगा, तो बच गया कौन, 2 नंबर ऑप्शन। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन ए वाला होगा नहीं, तो आपका बच गया कौन ऑप्शन, ये 2 नंबर के। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधिया से मतलब अल्टरनेट विधि से पढ़ाने के लिए बहुविधियों के एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप को बातचीत करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए अब देखिएगा छोटा छोटा जो बच्चा या बच्ची रहती है वो अपने आप में बातचीत, कोई मतलब गुड़िया को लेकर अपने आप में बातचीत करती है उससे, तो उससे क्या संदर्भ में। तो देखिए दो मनोवैज्ञानिक है, जीन पियाजे और एक लेव वाइगोस्की, तो दोनों का क्या क्या सोच है उनके प्रति। देखिए पहला ऑप्शन है जीन पियाजे इसे केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों द्वारा निजी भाषा के रूप में भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में कहेंगे। देखिए जो जीन पियाजे है उसे कहेंगे अकेंद्रित, मतलब ईगो, उसका अपना ईगो भाषा है। और जो लेव वाइगोस्की वो कहते हैं कि वो उसका निजी भाषा है, मतलब पर्सनल लैंग्वेज है, मतलब पर्सनल लैंग्वेज है। दूसरा ऑप्शन है जीन पियाजे, इसकी व्याख्या देखिए सामाजिक अनुक्रिया जहाँ रहेगा समझिए वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक अनुक्रिया जीन पियाजे नहीं कौन दिए हुए हैं, तो लेव वाइगोस्की। तो आपका ये 2 नंबर ऑप्शन नहीं होगा, 2 नंबर ऑप्शन है कट गया। तीसरा ऑप्शन है जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में। देखिए वो बच्चे के माँ का नहीं लैंग्वेज रहता, तो अपने आप बोलती है। और चौथा जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों के प्रकृति को देखना। देखिए ये ऑप्शन नहीं होगा, आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि जीन पियाजे इसे अकेंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में। देखिए अब देखते हैं गाँव समाज में देखिए छोटा छोटा जो बच्चा होता है अपने आप में बातचीत करता है कोई खिलौना के साथ, तो यही होता है कि तो जीन पियाजे इसे अकेंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोस्की से क्या कहेंगे कि ये उसकी निजी भाषा है। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, लिंग क्या है। देखिए हम पहले ही बताए थे लिंग क्या है, एक सामाजिक संरचना। यहाँ पर सेक्स रहता तो क्या हो जाता, एक जैविक क्या संरचना हो जाता। तो आपका क्या हो जाएगा कि 3 नंबर ऑप्शन 22 का हो जाएगा, यहाँ पे 3 नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। फिर क्वेश्चन है लेव वाइगोस्की ने समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में किस विधि को उपयोग। देखिए
जहाँ भी सामाजिक बात रहेगा तो आप सहयोगी प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, ये आकलन करने के देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा 4 नंबर आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। और देखिए तीसरा ऑप्शन है वस्तुपूर्ण बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न देंगे, ये गलत हो जाएगा। आप उसको बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न देंगे तो उससे कुछ पता नहीं चलेगा। तत्व मतलब कंसेप्टुअल आधारित प्रत्यास्पण के प्रश्न के भी नहीं होगा, ये सब आपका ऑप्शन नहीं होगा। आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्या, सहयोगी प्रोजेक्ट हो जाएगा। फिर आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, पहला ऑप्शन है बच्चों को उसके अंकों के देगा, अंक हम बोले जहाँ भी रहे उसको पहले ही काट दीजिए, वो आपको व्यक्तिगत विभिन्नता को नहीं देखा। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चों से बातचीत करेंगे और उसके दृष्टिकोण को महत्व देंगे, ये भी सही हो सकता है। देखिए तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए कठोर, जहाँ कठोर नियम ये सब खत्म। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हो सकते हैं। देखिए ये आपका नहीं हो सकता, नहीं होगा कि बच्चों से बातचीत करेंगे और उसकी दृष्टिकोण को महत्व देंगे। मान लीजिए कोई साउथ से आया है, कौन नॉर्थ से आया है, कौन नॉर्थ इंडिया साउथ, तो ये क्या होगा कि उनके दृष्टिकोण को महत्व देंगे कि आप बहुत अच्छा जगह से आए थे। आपका क्या हो जाएगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता निपटने के शिक्षक को ये करना चाहिए क्लास में। अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कि आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है, मतलब आकलन मतलब जो इवोल्यूशन होता है वो उद्देश्यपूर्ण कब होगा। पहला ऑप्शन है कि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रति फीडबैक प्राप्त, एकदम सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। फीडबैक जैसे ही मिलेगा वो आकलन क्या होगा, उद्देश्यपूर्ण होगा। दूसरा ऑप्शन था यह केवल एक बार वर्ष के अंत में, देखिए ये तो होगा नहीं, वर्ष की जरूरी नहीं है, अब 3-3 को होता है आकलन। तीसरा है विद्यार्थियों को उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन की जाए, ये भी नहीं होगा, तुलनात्मक मूल्यांकन बोले हैं नहीं होगा। इसमें विद्यार्थी को भय और तनाव जहाँ रहेगा ऑप्शन तो आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर 24 नंबर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूप में, मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका देखिए, शिक्षक की जो भूमिका होती है सुविधा दाता के रूप में होती है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है। फिर है अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती है, के साथ संबंधित नहीं मानी जाती है, कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है पर महत्व। देखिए जब अनुसंधान सुझाता था कि विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षक की अपेक्षा क्या रहती है कि वो महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, तो आपका क्या हो जाएगा कि 4 नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। 27 से क्या हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा कि वो महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। फिर क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना जिन्हें अक्षमता न हो उसे बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालय पर भार बढ़ जाएगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। देखिए विशेषज्ञता वाला बच्चों को आप शामिल कीजिएगा ना, जो नियमित विद्यालय होगा उसमें क्या होगा कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा, कि उसको पढ़ाने की कुछ अलग विधि होगा, मतलब शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा, विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रहता है। तो ये आपका 3 नंबर आपका सबसे उपयुक्त आपका ऑप्शन है। देखिए दूसरा है जिससे जिनमें अक्षमता ना हो उसे बच्चों के लिए हानिकारक हो, देखिए गलत जरूरी नहीं, हाँ कैसे, मतलब मान लीजिए कि कोई विकलांग बच्चा बैठा है आप अथी, तो उससे कोई हानि नहीं होगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, हानिकारक बात। विद्यालय का भार बढ़ जाएगा, ये भी गलत बात है, 5 को ऊपर या 10 को ऊपर इससे कोई दिक्कत नहीं। और ये काल्पनिक लक्ष्य है, ये होगा नहीं, काल्पनिक वाल्पनिक कुछ नहीं होता। 29 नंबर है विविध प्रकार की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है, कथन है सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक को, देखिए मान लीजिए कोई साउथ इंडिया से आया कोई नॉर्थ, तो उसके आप परंपरा या अथी को सीखिएगा, इधर वाला इधर को सीखेगा, तो क्या होगा कि सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा कि ये नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दूसरा है सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, श्रेणीबद्ध ये मतलब अलग अलग मार्क पड़ेगा तो उसमें क्या होगा गुट बन जाएगा, तो ये आपका होगा नहीं, गलत है, क्योंकि अन्यासक स्पर्धा मतलब कंपटीशन की ओर ले जाता है, देखिए ये भी गलत है, क्लास में कोई क्या होगा कि कंपटीशन नहीं, गलत है, क्योंकि बच्चों के लिए उद्युक्त देखिए दुविधा उद्धा कुछ नहीं होगा, सब गलत हो गया। 30 नंबर है सुनने में असमर्थ बच्चा, पहला है केवल अकादमीय शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उस स्थान पर व्यवहारिक शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे, देखिए कोई भी जो सुनने में असमर्थ बच्चा है उसको आप वहाँ पर सुविधा दीजिएगा कोई नियमित विद्यालय में, तो वो अच्छा कर सकता है। आपका 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला तो होगा कि ये लाभ नहीं उठा, गलत बात है, उसको अच्छा सुविधा दीजिएगा तो क्यों नहीं लाभ उठा सकते, ये गलत हो जाएगा। 2 नंबर आपका सही हो सकता है होगा। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठी को समान सभी प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, जब उसको अच्छा सुविधा दीजिएगा वो भी अच्छा प्रदर्शन करेगा, तो ये भी नहीं होगा। श्रवण असमर्था वाले बच्चों में विद्यालय में ही भेज जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं, गलत बात है, नियमित विद्यालय में पढ़ा सकते हैं जब उसको सुविधा दी जाए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन। थैंक यू।